बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 442 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो। मैं उससे पूछ ना सका कि तीसरी मुलाकात आखिरी क्यों साबित होगी। वो मुझसे तीसरी बार मिलने के बाद कहाँ चला जाएगा। उसने ऐसे तमाम तर सवालात के दरवाजे बंद करके आंखें मूंद ली। मैं उठा और खामोशी के साथ उसके कमरे से बाहर आ गया। बूढ़ा फांगचू वाला दर्जे का फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि वो एक मशाक ब्यूटिशियन भी था। फांगचू के फन का मुजाहरा मैं पहले भी देख चुका था जब उसने मेरी रहनुमाई में साहिल की कलमी तस्वीर बनाई थी। वो पेंसिल स्केच फांगचू के सच्चे फन का मुंह बोलता सबूत था। मैं चिनसियान के साथ चीफ लामा के पास से वापस कमरे में आया ही था कि फांगचू एक मरतबा फिर नाज़िल हो गया। इस बार वो कलमी तस्वीर बनाने नहीं बल्कि मेरे हुलिये में मुनासिब तब्दीली करने आया था। सबसे पहले उसने मेरे बालों को नया अंदाज दिया। लूमार आयल की बाकायदा मालिश ने मेरे सर पर इतने बाल उगा दिए कि इनमें बाकायदा कंघी की जा सके। फांगचू ने इस वक्त चूंकि मुझे मिस्टर चार्लिस बनाया था इसलिए मेरे बालों में घूंघर डाले गए। बालों की तरफ से फारिग होने के बाद उसने मेरे चेहरे पर काम किया और लगभग 1 घंटे के बाद वो अपने काम से फारिग हो गया। अब मैं अपने उलिये से कोई मिस्टर चार्लिस बन गया था। ये सारी कार्रवाई लियान की मौजूदगी में हुई थी। वो समझ तो गई कि मुझे कहीं और रवाना करने की तैयारी की जा रही है। कहाँ, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। वो इस ज़ाविये से भी गहरे तजस्सुस में मुब्तला थी कि मैंने जो खांग टेम्पल के चीफ लामा के साथ जो खुफिया मुलाकात की उसमें हमारे दरमियान क्या क्या बातें हुई होंगी। क्योंकि इसी दौरान में चिनसियान मुसलसल हमारे पास मौजूद रहा था, ज़्यादा इस मौजू पर बात करने का उसे मौका नहीं मिल सका था। चिनसियान फांगचू को रुखसत करने के लिए कमरे से निकला तो लियान मेरे करीब आ गई। वो काफ़ी देर से इस मौके की ताक में थी। ये सब क्या चक्कर चल रहा है वजदान? वो तेज़ और तशवीशनाक लहजे में मुस्तफसर हुई। मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, लियान, मैं आज शाम लाजा से लंदन जा रहा हूँ। दोपहर के खाने के बाद तुम और चिनसियान मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाओगे। मैं लंदन से एक नहायत ही पेचीदा रूट इख्तियार करके इसराइल पहुँचूंगा और अपनी साथी को रब्बी मोशी आयमन के चुंगल से आज़ाद कराने के बाद वापस लासा यानी तिब्बत आ जाऊँगा। और वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी और मैं उसके सवाल में बेपनाह हैरत पाई जाती थी। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बारे में बताने जा रहा था, तुमने ख्वाह मुख्वाब मेरी बात काट दी है। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम इसी दौरान में यहीं लासा ही रहोगी। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिंगफू के हुक्म और हिदायत पर तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। चिंगफू प्लानिंग के मुताबिक तो तुम्हें यहाँ रोका जा रहा है। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपने मिशन से कामयाब लौट आऊँगा। वो तो ठीक है, वो दिन ज़्यादा लहजे में बोली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसमें चिंगफू की कोई मसलत हो। वो हमारा सच्चा खैर ख्वाह है। उसने कुछ सोचते हुए ही तुम्हें यहाँ रोकने की बात की है। मैं चीफ लामा की नीयत पर शक नहीं कर रही हूँ, वो झुंझलाहट अमेज लहजे में बोली। उसने अभी तक हमारे फ़ायदे के लिए ही सोचा है, लेकिन फिर भी क्या? उसी उलझन के पेश नज़र मैंने कहा, तुम्हें ऋण पोशी से पूछना चाहिए था। वो इस्तरारी लहजे में बोली, अच्छा ठीक है, आइंदा मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछूंगा। मेरे इस जवाब पर वो घूर कर मुझे देखने लगी। मैं उसकी सटपटाहट से महफूज हुए बिना ना रह सका। लियान इस वक्त इंतहाई बीवियों वाले अंदाज का मुजाहरा कर रही थी। लियान जब से मेरे करीब हुई थी उसके अंदाज़ो एतवार में एक तब्दीली वाक़ हो गई थी। उसकी बेतकल्फी में कदरे जारहाना पन आ गया था। ताम ये खुशगवार जारहियत बदतमीजी के ज़मरे में नहीं आती थी, बल्कि इससे गहरी अपनाइयत झलकती थी। वह एक अदा से मुझ पर हक जताने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। वो बहुत प्यारी थी और उसकी इन ताज़ा तरीन अदाओं ने उसे और भी दिलरुबा बना दिया था। बहरहाल ये सब कुछ अफसोसनाक सूरत हाल में बदल जाता जब चिनसियान की पहरेदारी का ख्याल आता। उस शख्स ने अपने गुरु की हिदायत पर हमारे बीच एक नादीदा दीवार खड़ी कर रखी थी और अब जबकि इस दीवार के गिरने का इम्कान पैदा हुआ था तो हम दोनों को 20-25 दिन के लिए एक दूसरे से दूर किया जा रहा था। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था कि जुदाई की यह मुद्दत इतनी ही रहेगी या इसमें कमी बेशी वाक़े हो जाएगी। ये तमाम तर ख्यालात एक लम्हे के अंदर मेरे जहन से गुजरे और अगले लम्हे दोबारा लियान की तरफ मैं मुतवज्जो हो गया। आज वो मुझे कुछ ज़्यादा ही निखरी और जाज़िबे नज़र लग रही थी। दिल चाहा के हाथ बढ़ाकर उसे छू लूँ और छू कर मैं इससे आगे कुछ ना सोच सका। चिंगफू की हिदायत मेरे दिन में रोशन होगी। उसने खास मकसद की खातिर मुझे लियान से दूर कर रखा था। मैं इस मकसद में तकरीबन कामयाब हो चुका था। इस आखिरी मरहले में कोई मामूली सी गड़बड़ भी मेरी राह खोटी कर सकती थी। लिहाजा मैंने लियान के उसूल के ख्याल को जहन से झटक दिया और नहायत ही मोतदिल अंदाज में कहा, लियान, चंद दिन की तो बात है, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। अगर तुम ऐसा चाहोगे तो। वो रूठे हुए अंदाज में बोली,
अगर कोई और मौका होता तो बैर उठने वाली बात को मनाने का जतन कर सकता था, लेकिन चिंसियान जिस तरह मौत के फरिश्ते की मानिंद हम पर मुसल्लत हो चुका था, इस सूरत हाल में किसी किस्म का रिस्क लेना हिमाकत के सिवा कुछ न होता। मैंने लियान को राजी करने के किसी अमली सबूत की बजाय ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा। वो खामोश रही। उसकी गंभीर खामोशी भी दास्तान गोई का आला मयार पेश कर रही थी। लब अगरचे हम किनार थे, जबान गहरे कुएं में पनाह गजी थी, लेकिन उसका अंग अंग और संग संग बड़ी उकसानी और कुछ कर गुजरने वाली मुहिम जोई में मसरूफ था। मैं गहरी और ठंडी सांस लेकर रह गया। फिलहाल मैं इसके सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी लम्हे चिंसियान कमरे में आ गया। उसने एंट्री तो इस अंदाज में दी जैसे फांगचू को रुखसत करते हुए थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन मैं उसकी शातिर गरी को अच्छी तरह समझ रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसने वापसी में दानिस्ता ताखीर का मुजाहरा किया था, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में हम से कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाए तो उसे हमें रंगे हाथों पकड़ने का मौका मिल सके। और मुझे और लियान को मयसर आने वाली तन्हाई के ये चंद लम्हात ऐसे ही थे। ताहम खैरियत गुजरी और वो शातिर अपनी नाकामी पर साफ हाथ मलता रह गया। कमरे में दाखिल होने के बाद चिंसियान ने टटोलती हुई नजर से बारी बारी हम दोनों का तनकीदी जायजा लिया। इस जायजे का मतलब मैं बखूबी समझता था। जब उसे हमारे चेहरों पर कुछ भी दिखाई ना दिया तो वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मिस्टर चार्लिस। मैं इस वक्त जियोलॉजिस्ट हिराल्ड थॉमस के असिस्टेंट मिस्टर चार्लिस के बैरूम में था, इसलिए वो मुझे इस अंदाज में मुखातिब कर रहा था। हम दोपहर के खाने से फारिग होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमें ठीक 4 बजे चेक इन होना है। एयरपोर्ट लासा शहर से काफी फासले पर वाक़ है। मैंने पूछा, चिंसियान। हुर्रिया तब्दील करके मुझे चार्लिस तो बना दिया गया है। असली चार्लिस के कागजात वगैरह कहाँ हैं? मेरा मतलब है पासपोर्ट। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बोल उठा, पासपोर्ट, वीज़ा और मलेशिया एयरलाइंस का कन्फर्म टिकट, सब ज़रूरी दस्तावेजात मेरे पास पहुंच चुकी हैं। इस सिलसिले में तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि चिंग फू की तसल्ली के बाद मुझे फिक्र या परेशानी नहीं रही थी। मैं तो चिंसियान को घिस कर उसके मुंह से कुछ चुगलवाना चाहता था। मैंने उसे इस्तफसार किया, इसी दौरान में असली चार्लिस यहाँ क्या करेगा? वो जिस मकसद के लिए यहाँ आया हुआ है इस काम में मसरूफ रहेगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, उसकी तरफ से किसी गड़बड़ का अंदेशा नहीं है। चिंसियान मेरे हर सवाल का बड़ा नपातुला जवाब दे रहा था। ये एहतियात रवि किसी खास प्रोग्राम के तहत नहीं थी, बल्कि मैंने इन 10 दिनों में रोज़ो शब और उसके साथ रहते हुए यह अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मौके की मुनासबत से अपने अंदाज को सेट करता था। ताहम हर किस्म की सूरत हाल में वो एहतियात के दामन को हाथ से छूटने नहीं देता था। हमारे दरमियान लगभग आधे घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। फिर खाने का वक्त हो गया। मैंने हाथ रोककर खाना खाया। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मैं अपने बेटे को भरने की कोशिश नहीं करता। अगर खाने का मौका हो तो बस बराए नाम ही चंद लुक़्मे ले लेता हूँ। उस रोज़ खाने की मेज़ पर हम तीनों मौजूद थे। मैंने तो अपने कम खाने का सबब बयान कर दिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि लियान भी बस खाना पूरी के लिए ही हाथ चला रही थी। वो खासी बुझी बुझी और खामोश थी। मैं उसकी खामोशी से वाकिफ था, लिहाजा हम जिस नोयत के हालात में जकड़े हुए थे उनमें लियान की दिलदारी मेरे बस में न थी। चिंसियान की पहरेदारी में मैं उसकी परेशानी को खुशी में नहीं बदल सकता था, और इस मौत के फरिश्ते के टलने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। ठीक 2 बजे हम तीनों जोखांग टेम्पल से बाहर निकल आए। मेरे हाथ में चार्लिस का सफरी बैग मौजूद था, तो हम ज्यादा सामान ना होने की वजह से वो बैग वजन में खास हल्का था। मुझे लासा से लंदन तक मिस्टर चार्लिस का रोल प्ले करना था, इसलिए मैंने खुद को अभी से चार्लिस समझना शुरू कर दिया था। चिंसियान ने हमें एक छोटी वैगन में बिठाया और हमारा सफर आगाज हो गया। मैं यही समझा वो वैगन हमें जोखांग टेम्पल से सीधा एयरपोर्ट पहुंचाएगी, लेकिन 10 मिनट के बाद जब वैगन लहासा होटल के सामने जा रुकी और चिंसियान ने हमें वैगन में से बाहर निकलने को कहा तो मेरे अंदाजे की तरदीद होगी। चिंसियान खुद हमसे पहले वैगन को छोड़ चुका था। मैंने बाहर आते उससे पूछ लिया, तुमने तो बताया था एयरपोर्ट लासा शहर से काफी फासले पर है। मैंने गलत नहीं बताया था। वो गहरी संजीदगी से बोला, हम 10-15 मिनट तक इस होटल की लॉबी में इंतजार करेंगे। यहाँ से एयरपोर्ट की मखसूस वैन हमें लेकर जाएगी। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, लासा शहर से कांगड़ा एयरपोर्ट का फासला लगभग 80 किलोमीटर है। मुझे पता चला था एयरपोर्ट की वैन होटल से चंद मुसाफिरों को लेने के लिए आ रही है। मैंने मज़कूरा वैन के जरिए एयरपोर्ट तक जाने का बंदोबस्त किया है। चिंसियान की वजाहत के बाद हम लासा होटल की लॉबी में बैठे रहे। मज़कूरा होटल लासा शहर के चाइनीज सेक्शन में वाक़ है। होटल को हॉलीडे इन की इंतजामिया चला रही है। इस होटल के 500 कमरे हैं। लासा होटल के नज़दीक ही न्यू थिएटर है, जहाँ ओपेरा और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। कुछ ही देर के बाद हम तीनों एयरपोर्ट की मखसूस वैन में सवार होकर होटल से रवाना हो गए। वो वैन मेड इन जापान थी। रास्ते भर में कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया और हम ठीक 3:45 बजे लासा के कांगर एयरपोर्ट पहुंच गए। मुझे 4 बजे चेक इन होना था, लिहाजा गपशप के लिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट थे।
अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रहम डालना जानता है। जिनसियान अपनी दानिश में अगर बुद्ध का बंदा था, लेकिन मेरी निगाह में वो उसी मालिक का बंदा था। कुल कायनात का जो मालिक और मुख्तार है। वो हाथ मलते हुए मुझसे कहने लगा, मिस्टर चार्ल्स आप दोनों बातें करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। फिर मेरा जवाब सुने बगैर वो एक जानिब बढ़ गया। मैंने लीजान की तरफ देखते हुए कहा, यह शख्स इंतहाई मक्कार और चालाक है। अपनी दानिश में ये हम पर एहसान अजीम करके वॉशरूम की तरफ चला गया है। वो मेरी बात का मतलब बाखूबी समझ रही थी। मारिखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, वैतान कितना ही अच्छा होता इस मिशन में मैं भी कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा साथ देती। उसने इतने धीमे लहजे में मुझे वैतान कहकर मुखातिब किया कि पास खड़ा हुआ शख्स भी नहीं सुन सकता था। इस वक्त हम दोनों एयरपोर्ट की लॉबी में बैठे थे। मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन चिंगफू की प्लानिंग के तहत ये मुमकिन नहीं हो सका। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ तुम्हारे बगैर इतने दिन किस तरह गुजारा करूंगी। उसके लहजे में मायूसी अमेज उदासी की झलक थी। सख्त बोरियत होगी वैतान, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ लियान, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, अगर समझते तो यूं अकेले उठकर ना चलते थे। मैं वाकई उसके एहसानात और जज्बात को समझ रहा था, इसलिए उसका खफगी बड़ा शिकवा मुझे जरा भी बुरा ना लगा। मैं गुफ्तगू के जाविये को बदलने की खातिर इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए बोला, ये जिनसियान पता नहीं कब आएगा। इधर मैंने ये जुमला अदा किया, उधर वो किसी चरागे जिन की मानिंद हाजिर हो गया। उसने इसरारी अंदाज में हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। हम उठे और उसकी तकलीद में चलते हुए लॉबी से डिपार्चर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। वो किसी खामोश रोबोट की मानिंद हमारे आगे चल रहा था। इस गेट से मुझे अकेले ही अंदर दाखिल होना था। जिनसियान ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझसे मुसाफा किया और अपनी नेक ख्वाहिशात को मुख्तसर अल्फाज में मेरी समात तक पहुंचाया। वो मुझसे अलग हुआ तो मैंने अलविदाई नज़र से लियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे नमी तैरती हुई नजर आई। मुझसे निगाह मिली तो उसे खुद पर इख्तियार ना रहा। वो कमान में से निकले हुए किसी तीर की मानिंद मेरी जानिब बढ़ी और एक आली शान तमगे की तरह मेरे सीने पर सच गई। मैंने फरते जज्बात से उसे थाम लिया। लियान का पूरा वजूद किसी खदान रसीदा पत्ते की मिसल कांप रहा था। यूं महसूस होता था इसे एक लम्हे की तलाश में वो सदियों का सफर करके मुझ तक पहुंची हो। डिपार्चर लाउंज में बगलगिरी के ऐसे मनाजर एक आम सी बात है, लेकिन हमारे मामले में ये आम सी बात जिनसियान के लिए बहुत खास हो गई थी। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, लोग अपने प्यारों को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट तक आते ही हैं और अपने अपने कल्चर के मुताबिक मोहब्बत का मुजाहरा करके उन्हें अलविदा कहते हैं। इस हवाले से हमारा मुआनका वहाँ मौजूद अफराद की तवज्जो का तालिब नहीं था। मैंने अपनी आंखों से बाज मशरकी जोड़ों को बाकायदा बोसो किनार होते देखा था। मैं तो फिर भी यूरोपीय मिस्टर चार्ल्स था। जब ये मुआनका कुछ ज्यादा ही तवील हो गया तो मुझे अपने अकम में किसी के खनकारने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही मेरी समात तक ये अल्फाज भी पहुंचे, चार्ल्स तुम्हें देर हो रही है। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लिया वो जिनसियान था। चेक इन होने का वक्त हो गया है। मैं लियान से अलग होकर अलविदाई मुसाफा किया और जिनसियान की फरमाइश के मुताबिक जल्दी से चेक इन हो गया। फिर मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद मैं मलाइशिया एयरलाइंस के उस तैयारे में आ बैठा जो मुझे लासा से लंदन ले जाने वाला था। बोर्डिंग में मुझे काफी वक्त गुजारना पड़ा और वहीं बैठे बैठे मैंने सांस की इस मशक की प्रैक्टिस भी की जो चिंगफू ने मेरे लिए तजवीज़ की थी। ये जिस्म से बाहर सांस रोकने के लिए एक कठिन मशक थी। इस नोयत की ब्रेथिंग महायोगी और खाई लामा अपने मामूलात में रखते हैं। मुझे भी यही तरीका अपनाना था, वरना जिंदगी की बेसमत और बेहंगम दौड़ मुझे किसी एक जगह रुकने की मोहलत ना देती कि मैं बाकायदा कोई मशक या एक्सरसाइज कर सकूं। मैंने बोर्डिंग में बैठे बैठे वक्फे से लगभग आधा घंटा ये प्रैक्टिस की, जिसके नतीजे में मुझे अपना बदन हल्का फुल्का महसूस होने लगा। रूह में ताजगी सी भर गई और यूं लगा जैसे मेरे दिमाग को किसी ने एक नई लुक दे दी हो। सांस रोकने का ये तरीका मुश्किल जरूर था, लेकिन उसके साथ ही बेपनाह सूदमंद भी था। इससे गुजरने के बाद हासिल होने वाली आसूदगी को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ठीक 6 बजे शाम तैयारे के टेक ऑफ होने का ऐलान हो गया। कांगड़ा एयरपोर्ट शायद दुनिया का सादा तरीन एयरपोर्ट है। टेक ऑफ के बाद जैसी फ्लाइट हमवार हुई, मैंने सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। जाहिरी आंखें बंद होते ही मैंने अपनी बातनी आंख यानी थर्ड आई को वाह किया और सामने अपनी रगे जान के नकूश को उभारा। अगली लम्हे में साहिल के माहौल में जस्ट लगाने की कोशिश की। ये कोशिश नाकाम हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने तारीकी में किसी पथरीली दीवार से सर टकरा दिया हो। उसी वक्त मैंने जोखांग टेम्पल के चीफ लामा चिंगफू की हिदायत के मुताबिक जिस्म से बाहर सांस रोक ली और एक मरतबा फिर साहिल के माहौल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी नाकामी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी और फिर ये सिलसिला चल निकला। मैं जिस्म से बाहर सांस रोक कर कोशिश करता रहा और उस लम्हे जब मेरा दम उखड़ने ही वाला था, मैं साहिल के माहौल तक रसाई हासिल करने में कामरान हो गया। ये कामरानी नहायत ही मुख्तसर साबित हुई और साहिल का माहौल बिजली की मानिद मेरी तीसरी आंख के सामने जल बुझ कर रह गया। उसके साथ ही मुझे थपका सा लगा और मैं मुसलसल खांसता चला गया।
ये ठसका और खांसी दम घुटने के सबब थी। मैंने घबराकर आंखें खोल दी और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इस वक्त एक एयर होस्टेस मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ गई। वो मुस्कुरा गिलास मेरी समत बढ़ाते हुए बोली, प्लीज सर। उसके इस मुख्तसर से जुमले में गहरा खुलूस और हमदर्दी शामिल थी। मैंने नवी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो कुछ ज्यादा ही नर्स बन रही थी। अगर मुझे पानी की जरूरत महसूस होती तो 2-4 घूंट जरूर ले लेता। ऐसी कोई बात थी और ना ही मेरी तबीयत को कुछ हुआ था। लिहाजा मैंने 2 टोक अंदाज में होस्टेस से कह दिया, आई एम ओके। वो गिलास लेकर खामोशी से वापस चली गई। मैं अपनी खांसी की वजह जानता था। मैं काफी देर तक जिस्म से बाहर सांस रोके रहा था। मैं इस शोबे में अभी नया था। पहले जोखांग टेम्पल में ऐसी कोशिश के दौरान में चीफ लामा रिनपोची ने मेरा हाथ बढ़ाया था, इसलिए मैं साहिल के माहौल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी मदद आपके तहत यही कोशिश की तो लम्हाती कामयाबी मिलते ही मेरी सांस उखड़ गई थी। बहरहाल मेरे लिए ये तजर्बा खासा हौसला अफजा साबित हुआ था। इस बात का मुझे यकीन हो गया कि मैं साहिल के माहौल को छू सकता हूँ। अगर मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस जारी रखूँ तो इस शोबे में अपनी इस सैदाद को बढ़ा सकता हूँ। यह हवाई सफर कई घंटों पर मोहित था। मैंने अपने दिल में अटल फैसला कर लिया कि लंदन के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले मैं जिस्म के बाहर इतनी देर के लिए सांस रोकने की प्रैक्टिस कर लूंगा जो साहिल के माहौल में पूरी तरह उतरने के लिए जरूरी है। इंसान अगर खुलूस नीयत से किसी काम को करने का इरादा कर ले और अपने मकसद के उसूल के लिए मेहनत भी करे तो मुस्बत सूदमंद नताइज बरामद होते हैं। मैं जी की बेदारी के सिलसिले में प्राणायाम की स्ट्रोक ब्रेथिंग एक्सरसाइज करता रहा, इसलिए भी मुझे ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। 3 घंटे की वक्फेदार प्रैक्टिस के बाद मैं हैरत अंगेज तौर पर लगभग 5 मिनट तक सांस रोकने में कामयाब हो गया। यह वक्फा हर मरतबा मुख्तलिफ होता और मैंने नोट किया कि मैं 3 मिनट तक बासानी और 6 मिनट तक बदिक्कत तमाम सांस रोक पा रहा था। एक हौसला अफजा और खुशी की बात थी। इस खुशगवार कामयाबी के बाद मैं आंखें बंद किए सीट की पुश से टेक लगाए खामोश बैठा गहरी गहरी सांसें लेता रहा। जब सीने का तनफ्फुस तवाज़ुन और काबू में आया तो मैं एक नए अज़म के साथ अपने काम में जुट गया। कहते हैं मायूसी और कामयाबी के दरमियान एक बाल के बराबर फासला होता है। बाल से सिर्फ खड़ा आदमी मायूस होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये काम उसके बस का नहीं, वो फेल हो गया। लेकिन जो पुरअज़म और मेहनती अफराद अपना कद निकाल कर इस बाल को फलांग जाते हैं, दूसरी जानिब कदम पड़ते ही कामयाबी उनकी पाबोसी के लिए सर बसजूद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है किसी भी मरहले पर हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर आप मकसद से चिपक कर सर तोड़ कोशिश करते रहें तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। मैं भी धुन का पक्का और लगन का सच्चा था। जब तक टेक्नोलॉजी मेरे हाथ नहीं आती मैं बेसमत अपनी सी कोशिश करता रहा। लेकिन चिंगफू ने मुझे काम का जो नुक्ता समझाया उसने मेरी मुश्किल को आसान बना दिया था। मैंने भरपूर अज़म और पुख्ता इरादे के साथ एक मरतबा फिर साहिल को ट्राई किया और इस दफा बड़े वालियाना अंदाज में कामयाबी ने मेरा इस्तकबाल किया। साहिल के नक्शो निगार को जहन में उजागर करने से पहले मैंने सांस को जिस्म के बाहर रोक लिया था। इस बार पहली ही कोशिश में मैं उसके माहौल में पहुंच गया। वो उसी बेडरूम में मौजूद थी जहां मैंने आखिरी कामयाब कोशिश के नतीजे में उसे देखा था। वो इस वक्त जाग रही थी, ताहम बेड पर चित लेटी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बेडरूम की छत को देख रही थी। इस वक्त इसराइल की मुकामी घड़ियों में दोपहर के 5 बजे थे। मैं साहिल के माहौल पर गौर कर रहा था कि मुझे अपने दम में घुटन का एहसास हुआ। मेरे ज्यादा से ज्यादा जिस्म से बाहर सांस रोकने की मुद्दत पूरी हो रही थी। इस मौके पर अचानक मुझे एक नया तजर्बा करने की सूझी। मैंने साहिल के माहौल में रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश की। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे लैंडिंग से पहले किसी भी हवाई जहाज के मुसाफिर को महसूस होता है। फौरी तौर पर मेरे ज़हन में यही ख्याल आया कि मैं इस वक्त जिस तैयारे में सफर कर रहा था वो लैंडिंग करने वाला है। इस ख्याल के तहत ही मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। आंखें खुलती मेरी परेशानी दूर हो गई। तैयारी की परवाज मुतवाज़न और हमवार थी। अक्सर मुसाफिर सोने की तैयारी कर रहे थे, गोया तैयारा इस वक्त लैंडिंग कर रहा था और ना ही दूर दूर तक उसका ऐसा कोई इरादा था। मैं इन लम्हात में जिस नए तजर्बे से गुजरा था और जरा गौर किया तो उसकी वजह समझ में आ गई। दम घुटने की इसी कैफियत का शिकार होने से बचने के लिए मैंने सांस लेने की कोशिश की थी और इसी कोशिश के नतीजे में वो सारी गड़बड़ फैली थी। इसका यही मतलब था मेरा तजर्बा अभी पुख्ता नहीं हुआ था। मेरे लिए मजीद और मजीद प्रैक्टिस जरूरी थी। ताहम इस हकीकत ने मेरे ज़हन और दिल को मुसर्रत से भर दिया कि चिंगफू की हिदायत पर अमल करते हुए मैं अपनी साहिल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहा था और इससे भी कहीं ज्यादा कामयाब हो सकता था। सांस रोककर किसी के माहौल में पहुंचने का मामला सिर्फ साहिल तक महदूद था और इस मकसद को हासिल करने के लिए मैं प्राणायाम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता था। लियान के साथ चूंकि ऐसा कोई मसला नहीं था, इसलिए मैं उसके खालो खत को जहन में लाते ही पलक झपकने में उसके माहौल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। लासा तिब्बत के मुकामी वक्त के मुताबिक वहाँ रात के 9 बज रहे थे। मैंने तसव्वुर की आंख से लियान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ कमरे में पाया।
ये कमरा मुरब्बा शक्ल का एक कदरे छोटा कमरा था जिसमें 2 बिस्तर लगे हुए थे। एक बिस्तर पर फिलिपाइनी हसीना लियान लेटी थी और दूसरे बिस्तर पर कोई औरत मौजूद थी। वो दोनों खामोश आंखें बंद किए अपने अपने बिस्तर पर पड़ी थी। साफ नजर आता था वो सोने की कोशिश में है या सो चुकी हैं। चिंसियान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं थोड़ी देर तक उस कमरे के गंभीर सन्नाटेदार माहौल में मौजूद रहा, फिर आंखें खोलकर थर्ड आई को ऑफ कर दिया। उसी लम्हे एक ख्याल बड़ी सूरत के साथ मेरे ज़हन से गुजरा, मुझे चिंसियान की खबर लेना चाहिए। ये ख्याल आते ही मैंने तीसरी आंख की छलांग लगा दी और पलक झपकने में चिंसियान के माहौल में पहुंच गया। अगली लम्हे मुझे वापसी की राह इख्तियार करना पड़ी। चिंसियान मुझे जिस हालत में दिखाई दिया उसे देखना और बयान करना नहायत ही खराब है। लगता था चिंगफू ने मेरी निगरानी का फरीदा सौंप कर चिंसियान को भी आधी हिजर की आजमाइश से गुजारा था। रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क क्याम पजीर अफराद 2-4 साल बाद जब चंद रोज की छुट्टी पर अपने मुल्क वापस आते हैं तो उनके रवैये में भी ऐसी ही तेजी और वलवला पाया जाता है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े जोश और मोहब्बत से पेश आते हैं। चिंसियान के माहौल से निकला तो मुझे चिंगफू की याद आ गई। दिल में ख्वाहिश मचली कि अगर मैं इस वक्त थर्ड आई के तफैल जोखांग टेम्पल में घूम फिर रहा हूँ तो क्यों ना वहाँ के करता धरता चीफ लामा चिंगफू को भी एक निगाह झांक लूं। मैंने आंखें बंद करके चिंगफू के माहौल में छलांग लगाई, लेकिन अगली लम्हे तसव्वुर का परिंदा फड़फड़ा कर जमीन बोस हो गया। मैंने थोड़े तवक्कुफ से एक मरतबा फिर ट्राई की और नतीजा 0 के बराबर बरामद हुआ। उसके बाद मैंने चिंगफू की बताई हुई तरकीब उसी पर आजमाने का इरादा किया और जिस्म से बाहर सांस रोककर उसके माहौल को अपनी दस्तरस में लेने की कोशिश की। सांस खत्म हो गई, लेकिन रिनपोशी का माहौल मेरी थर्ड आई की गिरफ्त में ना आ सका। इस नाकामी से ये हकीकत आश्कार हुई कि बिल्ली वाकई शेर की उस्तानी खाला होती है। वो उसे 1000 हुनर सिखाने के बावजूद भी ये नहीं सिखाती कि दरख्त पर कैसे चढ़ा जाता है। चिंगफू ने मुझे साहिल के माहौल तक रसाई हासिल करने का गुर तो समझा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं उसके माहौल में रहकर अगर कोई रुकावट या दुश्वारी महसूस करूं तो उसे क्यों कर दूर कर सकता हूं। अचानक मेरा जहन सोचने लगा, ये मैं किस किस्म की बातों में पढ़कर अपने जहन को उलझा रहा हूँ। मैं जितने खास मिशन के लिए निकला हूँ उसका तकादा तो यही है कि मैं हर तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने काज पर तवज्जो दूं। मेरा काज दीगर तमाम मामला से ज्यादा अहम है।